नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और लेक्चर एक में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा एंशिएंट हिस्ट्री से। ध्यान देना, मैं पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, आपको पीडीएफ शेयर कर दिया हूं। कुछ नहीं करना आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में जितना पढ़ा दिया हूं उतना करते चले जाओ। प्लस आप पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करना। मैं एक सिंपल बात बोलूं, आप घटना चक्र लगा लेना उस क्लास के बाद। देखो, मैंने वो कंटेंट ऐसा नहीं किसी गाइड बुक से कराया है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली भी क्लास को आगे लेके आऊं, फैक्चुअली भी क्लास को आगे लेके आऊं। क्लास में पूरी तरीके से वैल्यूडेशन है, ठीक है। इसके पहले मैंने खुद भी मॉडर्न हिस्ट्री शायद ही इतनी बढ़िया तरीके से कभी का पढ़ाई हो, मतलब जितना डिटेल, क्योंकि पहले 20 से 22 क्लास में पूरी इंडियन हिस्ट्री ही खत्म करता था मैं, एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न सब खत्म करता था। और इस बार 20 क्लास में केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं फॉर्मेटिंग बना के लेके गया हूं तब 20 क्लास लगे हैं। तो यानी वो क्लास अपने आप में बहुत डिटेल में क्लास है, तो उसको जरूर करो, उसके नोट्स बना लो। हालांकि मैंने नोट्स आपको शेयर भी कर दिए हैं, ठीक। वो क्लास अपने दोस्तों में आप शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग उसकी प्लेलिस्ट वगैरह तैयार कर दी। आज से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से, क्लास कभी ब्रेक नहीं होगी। विश्वास मानो, आपकी एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले ही पीसीएस अभ्यास आपकी सभी सिलेबस पे क्लासेस बना देगी। और ये इतनी बेहतरीन क्लासेस होंगी कि किसी के भी क्रैश कोर्स को मात देने वाली क्लासेस होंगी, ठीक। तो विश्वास के साथ काम करते चलो। डेली आपका बस 1 घंटा समय चाहिए प्रीलिम्स को लेके, बाकी आप इससे ज्यादा दो समय, लेकिन मतलब 5 घंटा 6 घंटे आप प्रीलिम्स में दो, लेकिन अब अपने अकॉर्डिंग टाइम दो। 1 घंटे बस इसके अकॉर्डिंग टाइम दे लो, उसके नोट्स प्रिपेयर करते चलो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी देखते देखते 1.5-2 महीने बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम लोग आएंगे, पहला हमारा जो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। तो बताइए एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होगा? जब आदि मानव हम लोग चिल्लाते हैं। तो आदि मानव चिल्लाते हैं मीन्स क्या है? ये स्टोन एज का दौर है। स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय के मानव के फूड और होम, जानना, यानी खाने और रहने की जो पूरी व्यवस्था है वो कहाँ चल रही है? वो स्टोन के इर्द गिर्द घूम रही है। इस समय जितने मानव के एविडेंसेस मिलेंगे वो स्टोन या नदियों के किनारे ही मिलेंगे, क्योंकि पीने का पानी नदियों के पास मिलेगा। आप समझते हैं स्टोन के सामने फूड का व्यवस्था स्टोन कैसे करता था और होम का व्यवस्था स्टोन कैसे करता था? समझते हैं। देखो, फूड का व्यवस्था स्टोन कैसे करता था, क्योंकि हमको पता है इस समय का जो मानव है वो क्या है? वो हंटर एंड फूड कलेक्टर है। इसको कहीं लिखना आप लोग, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा मिटा भी दूंगा। तो हंटर एंड फूड कलेक्टर है। क्या है? हंटर एंड फूड कलेक्टर है। तो हंटर है मतलब शिकारी है। ये अपना जीवन यापन कैसे चला रहा है? शिकार करके, जानवरों का शिकार करके। यानी अभी मानो क्या है, वो शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, क्योंकि वनस्पतियों के उत्पादन के जो स्रोत हैं वो इनको नहीं पता है। और उत्पादन करने के लिए एक पास रहना पड़ेगा, और ये तो फूड कलेक्टर है। मतलब क्या है? ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रह रहे, ठीक। तो फूड कलेक्टर रहेंगे भाई, कि इनका काम क्या है कि फूड कलेक्ट करके रखेंगे, ठीक। अब समझो बात। तो हंटिंग करने के जो टूल्स चाहिए वो टूल्स बनेंगे किससे? अभी तो लोहे का भी खोज नहीं हुआ है। लोहे का खोज आपका कब होता है? तो उत्तर वैदिक पीरियड में, हजारों साल बाद अभी लोहे का खोज होगा। तो इनको जो टूल्स चाहिए बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए, वो पत्थरों के द्वारा, पूर्व से तैयार नुकीले पत्थरों के द्वारा क्या करते हैं, वो जो पत्थर थे वो बड़े बड़े थे, यानी इनिशियली जो उनके हथियार होंगे वो बड़े होंगे और नुकीले होंगे, ठीक? तो यानी फूड का बंदोबस्त कौन कर रहा है? फूड का बंदोबस्त स्टोन कर रहा है, क्योंकि उसी स्टोन से ये हंटिंग कर रहे हैं। होम का काम आपको अगर थोड़ा ध्यान हो, नहीं भी ध्यान हो तो समझ जाओ कि जो स्टोन एज का इनिशियल दौर है, जिसको हम लोग पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज में बेसिकली होता क्या है, ये दौर बहुत हिमकालीन दौर है, ठीक है। यहाँ पे स्नोफॉल्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जब हिमकालीन दौर रहेगा यानी नदियां जमी होंगी, तो पानी के सोर्सेज भी बड़ा क्या होंगे? कम होंगे। बात समझ में आई? तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ठंड से बचाव के लिए क्या करते होंगे कि अपने आप को गुफाओं एवं कंदराओं में छिपाते थे, या रहने का भी जो इनका वास्तव क्या था, गुफा एवं कंदराए थे। तो कहने का मतलब है कि फूड और होम, इन दोनों के सोर्सेस कहाँ हो गए? स्टोन के इर्द गिर्द। यही रीजन है इस ड्यूरेशन को हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। अब हमको क्लास को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ये छोटी छोटी बातें इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हमको 3 टर्म समझना होगा भाई। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। जैसे आपको मैं स्टोन एज की बात करूं, तो स्टोन एज आपका क्या है? तो स्टोन एज आपका प्रागैतिहासिक काल है। ध्यान देना, स्टोन एज क्या है? तो स्टोन एज आपका एक प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक काल है। अब प्रागैतिहासिक का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो, स्टोन एज के बारे में मैं आपसे कहूं, क्या कोई बुक्स है आपके पास जिसको पढ़ के आप स्टोन एज को समझ पाओ?
आप अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स मत सोचो, इनकी क्या कोई लिटरेचर्स है, तो आंसर आएगा नहीं। अच्छा, क्या दीवालों पे भी ये कुछ लिखे उखे हैं? एटलीस्ट ऐसा तो होगा, जैसे हड़प्पा में क्या है भाई, लिखी गई है बट हम पढ़ नहीं पाते हैं, यानी लेखन के साक्ष्य हैं लेकिन वो अपठनीय है, वो साक्ष्य हमें उनकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहां पे कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य केवल और केवल उपलब्ध हैं इस स्रोत के बारे में जानने के लिए। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां पे उस काल विशेष की जानकारी के लिए केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो, ठीक है, तो यानी केवल और केवल पुरातात्विक सोर्सेज हो, जो लिटरेचर से वो ना हो, ठीक है, जो लिखित साक्ष्य है वो ना हो। तो जानकारी के स्रोत क्या होते हैं इसमें, केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल होते हैं। जानकारी का स्रोत केवल क्या होता है, केवल आपका होता है, वो होता है पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक होता है, पुरातात्विक होता है। आप समझो बात को। तो जब जानकारी का स्रोत क्या होगा, केवल और केवल पुरातात्विक होगा, यानी लिखित सोर्स इसमें है ही नहीं। अब यही बात आप उल्टा घुमाओ, कब का, जब सिंध घाटी सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब दौर आता है, तो हड़प्पन में आपको क्या देखने को मिलता है, हड़प्पन में देखने को मिलेगा कि लिखित सोर्स भी है लेकिन वो अपठनीय है। पुरातात्विक सोर्स तो हड़प्पन ड्यूरेशन के भी हमारे पास है, यानी जब हमारे पास क्या हो, लिखित सोर्स भी हो, पुरातात्विक सोर्स भी हो, लेकिन लिखित सोर्स अपठनीय हो, तो उस ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। यानी लिखावट शैली तो आगे थी, बेसिकली हड़प्पा ड्यूरेशन की जो लिखावट शैली थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी आज के हम लोग फेसबुक से उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे फेसबुक में हम लोग क्या करते हैं, लाइक का रिएक्शन आता है, हार्ट रिएक्शन आता है, ठीक है, हा का रिएक्शन आता है, लिखना नहीं पड़ता है, हम हमारा उस पोस्ट पे क्या हमारा रिएक्शन है वो समझ में आता है कि भाई मजाक का पोस्ट था या मजाक करना चाह रहे हैं आप, जो भी है, ठीक है। तो यानी हम लोग क्या है कि बेसिकली वो भाव चित्रात्मक लिपि है, और यही भाव चित्रात्मक लिपि किसकी थी, हड़प्पन की। लेकिन हमने हड़प्पन शैली को समझ नहीं पाए हैं कि भाई वो क्या लिखते थे, वो क्या कह रहे हैं, तो वो होगी आपकी आद्य ऐतिहासिक। अभी आप वैदिक पीरियड पढ़ोगे, वैदिक पीरियड में क्या है, उस ड्यूरेशन की जानकारी के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास लिटरेचर है। हम अभी वेद देखेंगे, चारों वेद देखेंगे, उनके ब्राह्मण देखेंगे, उनके उपनिषद देखेंगे, उनके आरण्यक देखेंगे। मीन्स क्या है, आफ्टर वैदिक पीरियड एंड आफ्टर वैदिक पीरियड भी क्या होता है, आपको लिटरेचर्स के स्रोत मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जो उस काल विशेष की जानकारी देते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका ऐतिहासिक ड्यूरेशन हो गया। तो आप समझ गए यहाँ पे प्रागैतिहासिक क्या है, आद्य ऐतिहासिक क्या है, और ऐतिहासिक क्या है। तो सिंपली अगर आपको कभी स्टोन एज ना दे, प्रागैतिहासिक लिखे तो भी मतलब है स्टोन एज पूछ रहा है। अगर आपको कभी हड़प्पन ना लिखे, सिंध घाटी सभ्यता ना लिखे, केवल लिख दे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, तो आपको समझना क्या होगा, वो सिंध घाटी सभ्यता है। और अगर बात ऐतिहासिक काल की करता है तो आपको समझना होगा कि वो बात वैदिक पीरियड की कर रहा है, ठीक है। ये सिंपल सी जानकारी हो गई। तो प्रागैतिहासिक काल यहाँ पे हमने समझ लिया, ये पूरी की पूरी चीज समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग स्टोन एज को 3 फेजेस में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पहले मैं आपको टाइम डिवाइड बता दूं कि भाई कि टाइम गैप, हालांकि टाइम गैप के ऊपर कभी प्री में क्वेश्चन नहीं आता है, बट ध्यान देना, अगर हम लोग बात करें पूरा पाषाण काल को, ठीक है, पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल का मतलब हो गया पैलियोलिथिक एज हो गया, फिर मध्य पाषाण काल हम लोग देखेंगे यानी मेसोलिथिक एज हो गया, और फिर नव पाषाण काल देखेंगे यानी नियोलिथिक एज हो गया। तो इन तीनों का टाइम ड्यूरेशन देखेंगे तो बस जब से ये धरती चल रही है, यानी लगभग प्रारंभ से, तो प्रारंभ से लेके कहीं कहीं डिवीजन मिलता है 10,000 10,000 बीसी, कहीं कहीं डिवीजन मिलता है 12,000 बीसी, ठीक है। लेकिन 10,000 बीसी कई जगहों पे एनसीईआरटी वगैरह में भी लिखी है, तो हम 10,000 मान के चलते हैं, ठीक है। तो आरंभ से 10,000 वर्ष का जो दौर है वो आपका क्या है, आपका पैलियोलिथिक पीरियड है, पूरा पाषाण काल है, ठीक है। तो लगभग आरंभ से, ठीक है, 10,000 बीसी, 10,000 बीसी, ये दौर हो गया। इसके बाद से सेकंड जो आपका पीरियड आता है जिसको हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड, इसको हम लोग माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 10,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी से लेके, ठीक है, आपका स्टार्ट होता है ये 5,500 बीसी तक, ठीक है। और ध्यान देना, इसकी वजह से जो आपका नियोलिथिक पीरियड आता है, नियोलिथिक पीरियड 5500 से 3,000 या कहीं कहीं 1,000 मिलता है, ध्यान देना। तो ये हो गया आपका
5500 से 3000 BC, या कहीं कहीं ये 1000 BC भी लिखा रहता है। यानी नियोलिथिक पीरियड का मतलब कुछ लोग क्या मानते होंगे कि नियोलिथिक पीरियड का मतलब मानते होंगे कुछ लोग कि 3000 साल तक के जो साक्ष्य मिले वो नियोलिथिक है, कुछ लोग कहते हैं कि 1000 ईस्वी पूर्व तक के जो साक्ष्य है वो नियोलिथिक जो विशेषता है उससे मिलती जुलती है। अच्छा, आप बोलो इस तरह की फिर एग्जैक्ट क्या मानी चले, तो भैया देखो ये जो आपको लिखे हैं ये बस दिमाग में रखना है, कभी भी टाइम पीरियड पे क्वेश्चन पहले कभी आता रहा होगा, अब नहीं आता है। ठीक है, आप पिछला 10 साल का पीवाईक्यू उठा जाओ, कहीं भी आपको इस डिवीजन पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इस बात के लिए आपको क्या करना होगा, निश्चिंत रहना होगा। अब आप बोलोगे कि सर जो ये डिवीजन किया गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस डिवीजन का बेस क्या रहा होगा? तो देखो बेस ये था कि समय के साथ क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे आप सब कि हो क्या रहा है कि समय के साथ इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। मैंने अभी आपसे क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि भाई अभी क्या है, अभी हिम युग है। ठीक है, अभी हिम युग है, हिम युग है यानी जब पैलियोलिथिक जब पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जब इनिशियल दौर है तो हिम युग है। हिम युग है मीन्स क्या है कि चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगा, और बर्फ वाली स्थिति क्या होती है, मानवीय जीवन के लिए दुर्लभ स्थिति है, क्योंकि भाई आप कुछ उत्पादन कर ही नहीं सकते हो। उत्पादन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लैंड तो है ही नहीं, वाटर चाहिए, वाटर तो है ही नहीं, फिर उत्पादन कहां से होगा। और हिम युग में छोटे जानवर देखने को नहीं मिलते हैं, यानी बड़े जानवर देखने को मिलते हैं। तो समय समय क्या के साथ क्या होगा कि धरती थोड़ी गर्म होगी, वार्म होगी, यानी जब जीवन धरती क्या होगी, थोड़ी पर्यावरण में जब गर्मी आएगी आफ्टर पैलियोलिथिक पीरियड, यानी जब तक हिमयुग का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को हम लोग इंडायरेक्टली कह सकते हैं हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से या पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। बात समझते चला यहाँ पे, जब चीजें थोड़ी गर्म होंगी यानी वार्म होगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलेगी तो दो अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी इनकी फूड चेन में। एक तो क्या होगा, फिश की वृद्धि हो जाएगी, मछली की वृद्धि हो जाएगी, फिश की वृद्धि हो जाएगी। जब मछली की वृद्धि हो जाएगी यानी फूड में क्या हो रही है, विविधता आनी स्टार्ट हो रही है। और दूसरी चीज आपको क्या देखने को मिलेगा, जब मौसम गर्म होगा तो इसके दो इंपैक्ट देखते हैं। एक तो गर्मी के ड्यूरेशन में प्रजनन दर बढ़ जाती है, यानी जीवों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यानी संख्या में ज्यादा, संख्या क्या हो गया, ज्यादा में गया। अब लोग पेट भर भोजन खाएंगे, पहले आधे पेट थे अब पेट भर भोजन खाएंगे। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तुरंत का तुरंत भागना पड़ता था, क्योंकि भाई जानवरों की संख्या कम थी, अब जानवर की संख्या ज्यादा है। तो एक तो क्या है, एक तो आप देखोगे कि इनके फूड चेन में वृद्धि होती है, दूसरा आपको देखोगे कि संख्या में भी वृद्धि होती है। ये बात समझिए क्यों, क्योंकि प्रजनन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। एक बात समझ गया। अब एक चीज समझो, यहां पे घटना और दिखेगी, जब हिम युग एज रहता है तो यहां पे आपको बड़े बड़े जानवर, बिग एनिमल्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े जानवर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब गर्माहट स्टार्ट होगी, जब गर्मी इन्वायरमेंट में आएगी तो क्या होगा, आपको छोटे छोटे जानवर देखने को मिलेंगे, स्मॉल एनिमल्स देखने को मिलेंगे, स्मॉल एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अब बोलोगे सर बड़े जानवर और छोटे जानवर सब क्या करने का मतलब है, देख भाई जो बड़े जानवर होते हैं इनकी स्पीड कम होती है, और बड़े जानवर पे निशाना लगाना आसान होता है। आपका कोई जरूरी नहीं है कि आप अर्जुन रहें, ठीक है, आप थोड़ा छोटा मोटा भी धनुर्धर रहेंगे तो मार देंगे। यानी बड़े जानवर को घेर के मारना आसान होता है, छोटे जानवर फुर्तीले होते हैं, स्पीड इनकी तेज होती है। आपको इनके लिए पतले औजार चाहिए, जिनको जैसे मान लो कि वड़ाग्र टाइप, बाण टाइप, धनुष बाण टाइप चाहिए। अब भाई भाला कितना दूर तक फेंक पाओगे, ठीक है, लेकिन धनुष थोड़ा दूर तक जाएगा, स्पीड तेज रहेगी उसकी। तो यानी अब आपको क्या होना चाहिए, थोड़े पतले छोटे हथियार चाहिए छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए। दूसरा क्या चाहिए भाई, वो हल्के होने चाहिए, शार्प होने चाहिए। तो इनके क्या हुआ, जब इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रही है तो इनकी फूड चेन में चेंजिंग आ रही है, और जिसकी वजह से इनके टूल्स में चेंजिंग आ रही है। तो जो काल का विभाजन किया गया है वो हथियार और सामाजिक जीवन में परिवर्तन के आधार पर। देखो पैलियोलिथिक पीरियड में एक चीज और आपको देखने को मिलेगी पूरा पाषाण काल में, कि इनको जो आग है, जो फायर है, उसका जानकारी है। इनको पता है कि कुछ आग होती है, लेकिन आग का अपने हित में प्रयोग कैसे करना है ये नहीं जानते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको जो है वो मध्य पाषाण काल से मिलेंगे, क्योंकि गर्तावास के कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, कुछ भुनी हुई हड्डियां मिलती हैं। मेन सब ये मांस पका के खा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है भाई कि कहने का मतलब है इन्होंने अब हड्डियों का प्रयोग सीख लिया होगा, ठीक है। इनको जो गर्त चूल्हे मिलते हैं वो बताते हैं कि इन्होंने आग का प्रयोग क्या किया होगा, सीख लिया होगा। तो यानी जो टूल्स में और इनके रहन सहन में जो चेंजिंग आ रहा है उसके आधार पर हम लोग काल का विभाजन कर रहे हैं। समय के साथ मौसम और गर्म होगा
तो और छोटे जीवों की क्या होगा, उद्भव होगा, और छोटे जीवों का उद्भव होगा, प्लस क्या होगा, जब मेसोलिथिक पीरियड को हम लोग कहते हैं संक्रमणकालीन पीरियड, समझना बात को, एक ये पीरियड है जिसको हम लोग कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप समझने के लिए, अभी कुछ भी लिखवाया नहीं हूं बट जितना चीज समझाता चल रहा हूं उसको कहीं नोट करते चलना, ठीक है, समझ, अभी एक बार समझ लेंगे फिर हमारे लिए चीजें आसान रहेंगी। जैसे मान लो कि भाई ये एक पूरा दौर हो गया, टाइम पीरियड हो गया, और आरंभ से लेके, यहाँ पे लिख देता हूँ आरंभ, ठीक है, स्टार्ट, भाई ये आरंभ से लेके, और ये ड्यूरेशन क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा, कह सकते हैं हम लोग 1000 BC या 3000 BC, जितना भी हम लोग न्यूलिथिक पीरियड का माने, 3000 BC या कुछ लोग कहते हैं 1000 BC, ओके, जो भी कोई कहे। तो है क्या कि मान लो भाई ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक हो गया, और ये आपका जो दौर हो गया, ये दौर आपका हो गया, ये क्या हो गया, ये मेसोलिथिक दौर हो गया, ठीक है, मध्य पाषाण काल हो गया, ठीक है, ध्यान देना, यानी ये मेसोलिथिक पीरियड हो गया, मेसोलिथिक हो गया, और ये आपका नियोलिथिक पीरियड हो गया, नियोलिथिक पीरियड हो गया। अब देखो मेसोलिथिक पीरियड, यहाँ पे इसको समझाने के पीछे का रीजन क्या है, जो मेसोलिथिक पीरियड है, ये पीरियड क्या है, ये पीरियड बेसिकली आपका, इस दौर को हम लोग कहते हैं संक्रमण कालीन दौर, समझो बात को। जैसे मान लो कि पैलियोलिथिक पीरियड का, मान लो कि ये जो ग्रीन कलर वाली है, ये सारी विशेषताएं क्या है, ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन कलर की मींस अभी मौसम वार्म है, बड़े जानवर हैं, टूल्स बड़े हैं, ठीक है, एक टूल्स में थोड़ी भी परिष्कृत, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ इनोवेशन नहीं किया है, लेकिन अब क्लाइमेट बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तब ये क्या करेंगे कि क्लाइमेट ऐसा तो नहीं ना है कि आज मान लो कि फॉर एग्जांपल 5 फरवरी हो, पता नहीं कितना फरवरी है, मतलब 5 फरवरी हो फॉर एग्जांपल, तो ऐसा तो नहीं है कि 4 फरवरी तक पैलियोलिथिक था और 5 फरवरी को मेसोलिथिक स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा, एक टाइम गैप होगा, कि ये एक संक्रमणकालीन दौर है जिसमें कुछ नए वेपन्स निर्माण होने स्टार्ट हो रहे हैं, और धीरे धीरे क्या है कि पुराने वेपन्स छूटेंगे नहीं, क्योंकि बड़े जानवर मर थोड़ी गए हैं, बड़े जानवर भी हैं, बस छोटे जानवर आ गए हैं। तो यानी मेसोलिथिक में क्या है, आपको पैलियोलिथिक के भी विशेषताएं दिखेंगी, ऐसा नहीं कि वो टूल्स खत्म हो गए, और ऐसा तो है नहीं कि भाई 4 तारीख को 5 तारीख को मेसोलिथिक खत्म हुआ और 6 तारीख को नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया। मींस क्या है कि जो मेसोलिथिक पीरियड की विशेषताएं थी वो थोड़ी थोड़ी नियोलिथिक में भी दिखेंगी, क्योंकि नियोलिथिक में लगभग वेपन्स यही है, बस थोड़ा वो और भी शार्प होंगी, और बस अंदर क्या जगह ये पॉलिशदार होंगी, पॉलिशदार होंगी मींस वो लंबी चलेंगे, वो दीर्घायु बनेंगे, समझे बात को। तो यानी क्या है कि कुछ कुछ विशेषताएं मेसोलिथिक में नियोलिथिक की होंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पशुपालन क्या है, एग्रीकल्चर और जो पशुपालन है, ये विशेषता किसकी है, ये नियोलिथिक पीरियड की विशेषता है, लेकिन पशुपालन स्टार्ट कब हो जाता है, मेसोलिथिक पीरियड के अंतिम चरण में, बागोर, और दूसरा एग्जांपल क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। यानी कहने का मतलब है कि मेसोलिथिक पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमणकालीन दौर कहते हैं, संक्रमणकालीन दौर के नाम से जानते हैं, संक्रमणकालीन दौर, संक्रमणकालीन दौर कहते हैं, ठीक है। अब इसको संक्रमणकालीन दौर क्यों कहते हैं, ये बात आप लोग इजीली समझ गए, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी बात अगर समझ गए तो अब समझना बड़ा आसान है पूरी की पूरी स्टोरेज को, ठीक है। कॉन्सेप्ट केवल इतना था, अब बारी आती है केवल और केवल फैक्ट्स की, ठीक है। अब आते हैं फैक्ट्स को देखते हैं, ठीक। अब देखो पूरा पाषाण काल को हम लोग और बढ़िया से स्टडी करने के लिए इसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो बस थोड़ा सा वेपन्स में चेंजिंग आती है, उसी के आधार पे हम लोग कहना स्टार्ट करते हैं। जैसे जो कुल्हाड़ी था, ठीक है, जो तक्षड़ी था, उसको हम लोग कहते हैं कि वो, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल का दौर रहा होगा। मध्य पूरा पाषाण काल में कहा जाता है कि जो थोड़ा सा थोड़े फ्लैग उपकरण स्टार्ट हुए, नॉर्मली फ्लैग उपकरण विशेषता आपकी मेसोलिथिक पीरियड की, और मेजर विशेषता है वो नियोलिथिक पीरियड की, ठीक है, ध्यान देना। तक्षड़ी और खुरुशनी वो आपका उच्च पूरा पाषाण की विशेषता बनती है, स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि वो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, उतना अपने लोग को दिमाग में नहीं रखना है। यूपी का एक लोकेशन है जिसको हम लोग कहते हैं बेलन नदी घाटी। कभी भी यूपी में पैलियोलिथिक आपकी स्टोन एज पे क्वेश्चन आए तो बेलन नदी घाटी आपका लगभग 80% आंसर कंप्लीट कर देता है, क्योंकि आप जितने एरियाज को देखते हो, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर वाला, वो पूरा बेल्ट, वो आपका बेलन नदी घाटी का एग्जाम्पल बन जाता है। अब आपको मैंने एक भारत का मैप दिखाया होगा, इस भारत के मैप को ध्यान से देखना।
इस मैप से आपको समझ में आएगा कि स्टोन एज कल्चर कहाँ कहाँ पाई गई हैं। ठीक है, समझो बात को। अब देखो यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान के पंजाब पंजाब की बात करें, इस वाले बेल्ट की बात करें हम लोग, ठीक है, ये पाकिस्तान के पंजाब, ये पाकिस्तान का पंजाब हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सोहन नदी घाटी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सोहन नदी घाटी देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका सोहन नदी घाटी। तो यानी यहाँ पे सोहन नदी घाटी के पास जो जो हमको कल्चर देखने को मिलेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोहन नदी कल्चर के नाम से जानेंगे, सोहन नदी कल्चर के नाम से जानेंगे। ओके, ये बात समझ गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें, जैसे पाकिस्तान के सोहन नदी के बारे में, यहाँ पे चॉपर और चॉपिंग, पहली बार जो चॉपर और चॉपिंग टूल्स प्राप्त हुए थे वो यहीं से प्राप्त हुए थे। यहाँ पे लिख भी देता हूं, चॉपर और चॉपिंग टूल्स यहीं से प्राप्त हुए थे, और चॉपिंग टूल्स यहीं से प्राप्त हुए थे। तो चूंकि चॉपर और चॉपिंग टूल्स यहीं से प्राप्त हुए थे, यही कारण है कि सोहन नदी कल्चर को, संस्कृति को हम लोग चॉपर चॉपिंग कल्चर के नाम से भी जानते हैं, चॉपर चॉपिंग कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये आगे बात, सिंपल सी बात समझ गए। अब अगर हम लोग ध्यान दें, आगे थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपको जम्मू कश्मीर वाले बेल्ट में भी आपको देखने को मिलेगा एक कल्चर। ठीक है, मतलब स्टोन एज का कल्चर, वो आपका है पोतवार नदी के किनारे, JNK। ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये हो गया पंजाब, कहाँ का, पाकिस्तान के पंजाब। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आपको कौन सा लोकेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको पोतवार नदी है, तो पोतवार नदी के किनारे भी आपको स्टोन एज की विशेषताएं देखने को मिलती है, पोतवार नदी के किनारे फलती फूलती है। अब अगर हम लोग इसके बाद से थोड़ा सा यूपी में एंट्री करें, उत्तर प्रदेश में एंट्री करें, तो उत्तर प्रदेश में आपको बेलन नदी घाटी देखने को मिलती है। यूपी में यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो यूपी में आपको क्या देखने को मिलेगा, बेलन नदी घाटी के ऊपर तो हम लोग को अभी 5-7 मिनट चर्चा करना होगा, डिटेल में चर्चा करना होगा। तो यहाँ पे दिमाग में रख जाओ, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बेलन नदी घाटी, और बेलन नदी घाटी हो गया। तो बेलन नदी घाटी के पास से आपको क्या होगा, स्टोन एज कल्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी किसी खास क्षेत्र में नहीं है, हर जगह आप देखोगे, संपूर्ण नॉर्थ टू साउथ संपूर्ण भारत में फेमस है। आप अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे और जाए, आपको मध्य प्रदेश में देखोगे, जो बेसिकली मध्य भारत है, जहाँ पे नर्मदा रिवर्स निकलती है, तो नर्मदा नदी घाटी में भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या, नर्मदा नदी घाटी में भी आपको देखने को मिलेगा स्टोन एज कल्चर। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बनाए इस वाले बेल्ट को, तो आपको यहाँ पे नर्मदा नदी, ये क्या है, यहाँ पे नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी घाटी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके इर्द गिर्द स्टोन एज कल्चर्स के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। यही नहीं, थोड़ा सा और नीचे आओ तो माही नदी हो, ताप्ती नदी हो, वहां पे भी आपको स्टोन एज कल्चर, इस वाले बेल्ट में आपको स्टोन एज कल्चर भी देखने को मिलेगा। क्यों, यहाँ पे कौन सी नदी है, माही, ताप्ती, इनके इर्द गिर्द भी आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टोन एज कल्चर्स देखने को मिलता है। थोड़ा सा अगर आप लोग इधर ईस्ट में जाओ, ईस्ट में जाओगे तो ये बेसिकली उड़ीसा वाले आपके बेल्ट में, तो वहां पे महानदी है, वैतरणी है, तो महानदी वैतरणी घाटी में भी आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, ये एरिया। तो महानदी और वैतरणी घाटी में भी आपको देखने को मिलेगा स्टोन एज कल्चर, महानदी और वैतरणी घाटी में भी आपको स्टोन एज कल्चर देखने को मिलेगा। अच्छा, स्टोन एज कल्चर के जो प्रारंभिक साक्ष्य पाए गए कि भाई कहाँ से इसकी साक्षी पाए गए, तो वो प्रारंभिक साक्ष्य की जो खोज हुई थी वो आपकी खोज हुई है यहाँ पे, आप देखोगे, आपको पढ़ाया भी होगा, मद्रास यहाँ पे है, यहाँ पे मद्रास है। मद्रास में एक लोकेशन है, मद्रास में एक लोकेशन है पल्लवरम, मद्रास में एक लोकेशन है, इस लोकेशन का नाम है पल्लवरम, पल्लवरम। और मद्रास की इसी पल्लवरम से सबसे पहले क्या हुआ था, हैंड एक्स की खोज हुई थी। अगर पहला आपसे क्वेश्चन पूछे कि वो पहला टूल्स कौन सा है कि स्टोन एज का जिसकी खोज की गई थी, तो वो हैंड एक्स है। कहां से, मद्रास के पल्लवरम से। अब इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज करने वाले पर्सनालिटी का नाम है रॉबर्ट ब्रूस वुड। ये 2 बार बीटी में क्वेश्चन बन के आए हैं कि ये थे क्या, ठीक है, इनकी ये किसने खोज की, ये खोज की आपके रॉबर्ट ब्रूस वुड, ठीक है। 1865 में इसकी खोज की थी, आपको ईयर नहीं याद करना है। ये क्या थे, तो ये एक भूवैज्ञानिक थे। हालांकि ये कई चीज थे,
ठीक है, इसी के लिए विवादित क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, मेनली ये भूवैज्ञानिक थे, आगे समझ में, मेनली भूवैज्ञानिक थे। तो ये कहाँ कहाँ पाई गई हैं स्टोन एज कल्चर्स, वो हमने विथ मैप देख लिया। तो यहाँ का डाउट्स भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ का डाउट्स भी आपका क्लियर हो गया। अब आ जाओ, हम लोग समझते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पूरा पाषाण काल को की एग्जाम्पल्स को देखेंगे और हमारा काम खत्म होता चला जाएगा। पूरा पाषाण काल की पूरा पाषाण काल की एग्जाम्पल्स आपके कहाँ से पाए गए हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब पूरा पाषाण काल को देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल में हमको तो पहले लोकेशन समझना होगा। तो भाई लोकेशन तो हमने इंडायरेक्टली देख भी लिया, जो खास जो सोहर नदी घाटी है, जो आपका बेलन नदी घाटी है। बेलन नदी घाटी से आपके स्टोन एज के तीनों फेज के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो या नौ पाषाण काल हो। इन तीनों फेज के आपको एग्जांपल्स यहां से देखने को मिलते हैं। ओके, अच्छा एक डाउट आपका आ सकता है कि ये सर जो आपका चॉपर चॉपिंग है ये क्या है, चॉपर चॉपिंग। तो ला जो आपको चॉपर चॉपिंग बता दें, जैसे मान लो ये एक हथियार हो गया जो एक तरफ से शार्प है, केवल एक तरफ से शार्प है, तो वो है चॉपर। और मान लो कि अगर कोई वेपन है जो दोनों तरफ से शार्प है, दोनों तरफ से शार्प, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चॉपिंग। तो चॉपर और चॉपिंग आप लोग समझ गए, चॉपर और चॉपिंग टूल्स कहते हैं। दोनों तरफ से शार्प तो चॉपिंग, सिंगल तरफ से शार्प तो चॉपर। अच्छा, पूरा पाषाण काल में अगर मुझे अब ये बताना रहे कि सोहन नदी घाटी का एग्जांपल देना हो, तो आप लोग बता दोगे कि सोहन नदी घाटी क्या है और सोहन नदी घाटी से क्या मिला। इजी हो जाएगा मेरे भाई, सोहन नदी घाटी। अगर मैं यहां से बोलूं कि इसका एक एग्जाम्पल है आपका बेलन नदी घाटी, तो बेलन नदी घाटी, अब इतना तो आप लोग समझ गए कि भाई बेलन नदी घाटी कहाँ पे स्थित है, ये किसी को दिक्कत नहीं आएगी। बेलन नदी घाटी में आपको एक एग्जाम्पल्स जो है जो कि याद करना है, वो है लोहदा नाला। ठीक है, ये आपके लोहदा नाला नामक जो स्थल है, ये आपके पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ध्यान देना। यहाँ पे एक पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य मिला है जो कि पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, और ये मेंस के लिए भी बेहद ध्यान देना। एक तो जितना समझा रहा हूं ये मेंस में भी GS5 में टॉपिक है आपका। ठीक है, इतना से वहां भी काम चल जाएगा। ठीक है, लोहदा नाला से क्या हुआ आपको बता दूं, तो यहां से सबसे प्राचीन ध्यान देना अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। क्या मिली है यहां से अस्थि निर्मित बोन से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, अच्छा ये जानकारी आप किसी भी बुक में पा जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं पाओगे, लोहदा नाला वाला जो मैं बोला हूं। लेकिन इसके बाद से मैं जो लिखने जा रहा हूं वो आपको सभी बुक्स में नहीं मिलेगी, आप बताना। ठीक है, देखो जो ये अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, इसको कौशाम्बी संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ पे अब बोलोगे सर इतना फैक्ट क्यों याद करा रहा हो, तो अभी बता रहा हूं। कौशाम्बी संग्रहालय में, कौशाम्बी संग्रहालय में संरक्षित कर कर रखा गया है, संरक्षित कर रखा गया है। आप इसको यानी जाके देख भी सकते हो कौशाम्बी संग्रहालय में। अब GS5 में म्यूजियम एक टॉपिक है, म्यूजियम एक टॉपिक है, तो उसमें जब आप म्यूजियम की महत्व पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लिख सकते हो कि कल्चर्स के संरक्षण में, जैसे स्टोनेज कल्चर का जो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, उसका हमने क्या किया है इस संग्रहालय में जब संरक्षण कर लिया, यानी आप उसको देख सकते हैं। अच्छा ये मातृ देवी की प्रतिमा है, तो थोड़ा मोड़ा खैर मंदिर वंदिर के तो साक्ष्य हमको हड़प्पा पीरियड तक भी नहीं मिले, पहले मंदिर के साक्ष्य हमको गुप्ता पीरियड से मिलने स्टार्ट होते हैं लगभग। ठीक, कहने का मतलब यानी, लेकिन थोड़ा सा धार्मिक रुझान हम लोग कह सकते देखने को मिल सकता है, क्योंकि मातृ देवी की प्रतिमा है, तो थोड़ा सा धार्मिक रुझान यहाँ से हमको इनका देखने को मिलता है। ठीक है, तो लोहदा नाला वाला ये फैक्ट हमको याद में रखना होगा। मैंने आपको बोला कि नर्मदा नदी घाटी का भी संबंध क्या है, नर्मदा नदी से भी पूरा पाषाण काल के स्थल पाए गए हैं, जो सोर्स है वो पाए गए हैं। तो नर्मदा नदी घाटी से क्या पाया गया है, ये पर क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भाई नर्मदा नदी घाटी से क्या पाया गया है। तो नर्मदा नदी घाटी के में देखेंगे एक लोकेशन है बेसिकली मध्य प्रदेश में, हथनौर, तो वहां से मानव खोपड़ी, ठीक है, मानव खोपड़ी पाई गई है। यहाँ पे एक लोकेशन है हथनौर, और यहां से क्या पाई गई है, मानव खोपड़ी पाई गई है, ह्यूमन स्कल, यानी
मानव खोपड़ी की प्राप्ति आपके हथनोर से हुई है। ओके, हथनोर से हुई है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स होने वाले हैं जिसको आप लोग जरूर याद रख लेना। बाकी सब चीजें हमने आपको समझाई हैं। कुछ और लोकेशन अगर हम लोग यहाँ पे याद करना चाहे, आप लोग नोट करना चाहो कहीं तो लिख लेना। पूरा पाषाणकालीन लोकेशन में, हालांकि चलो हम लोग एक साथ यहाँ पे देख लेंगे, वो इतना ही कर लो, उसमें बहुत है। अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाणकालीन टूल्स। तो टूल्स में कैसे चेंजिंग आएगा, ये इजी हो गया समझना। हम अगर केवल लिखवा दे कि क्या था तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टूल्स में क्या था, फलक उपकरण थे, यानी ब्लेड टाइप के ऊपर उपकरण क्या है अब आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, फलक उपकरण थे, यानी हम लोग कह सकते हैं ब्लेड्स थे। इस समय आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बेधनी कहते हैं। इस टाइप का इस समय का एक उपकरण है बेधनी, पॉइंट्स। ठीक है, खुरचनी, ठीक है, देना खुरचनी देखने को मिलेगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रैपर, स्क्रैपर कहते हैं। ये टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। यानी अब क्या होगा कि सर की जो ऊपर आपका चॉपर चॉपिंग टूल्स है, क्या चॉपर चॉपिंग टूल्स का यूज बंद हो गया होगा, हैंड एक्स का यूज बंद हो गया होगा? तो नहीं, हैंड एक्स हो, चॉपर चॉपिंग हो, उसका भी प्रयोग अभी हो रहा है। तभी तो इसको संक्रमणकालीन दौर कहते हैं मेसोलिथिक को। जनक यानी इसकी खोजकर्ता इस फेज के कौन है, तो सीएल कार्लाइल है। इस फेज के उत्खननकर्ता कौन है, तो सीएल कार्लाइल है। ठीक है, और पहले वाले के कौन थे पूरा पाषाण काल के, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट, क्योंकि पल्लवरम से पहले हैंडेक्स की यानी इस ड्यूरेशन के साक्ष्य कौन पाते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट पाते हैं, तो इसलिए कहते हैं ये हैं। ठीक, अब साइट्स देखो कौन कौन से स्थल है इसके पोतपूर्ण स्थल। तो बीरभानपुर, चंदना, बीरभानपुर, बीरभानपुर कहां पे स्थित है, तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। लोकेशन याद करते चलना, लंगनाज। ठीक है, लंगनाज गुजरात में है। कहां पे लंगनाज, गुजरात में है। टेरी समूह, टेरी समूह कहां पे, तमिलनाडु। ठीक है, आपका इसके बाद से जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपका आता है बागौर। बागौर कहां पे है, राजस्थान। बागौर हो गया आपका राजस्थान। और इसके बाद से आप लोग दिमाग में रखना आदमगढ़, जो कि एमपी में है। आपका हो गया आदमगढ़, जो कि है एमपी में, एमपी में। अब बोलोगे सर आदमगढ़ और बागौर को आपने एक कलर से क्यों लिखा है, तो आप डाउट में ना हो। जो पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है, ध्यान देना, जो पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है वो आदमगढ़ एमपी से मिलता है। आदमगढ़ आपके एमपी के होशंगाबाद में है। और जो बागौर से राजस्थान में बागौर है, बागौर भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। यहां से आपको पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है यहां से, पशुपालन का प्रारंभ। ये पेपर में कितनी बार क्वेश्चन बन के आया है आप देख सकते हो, कई बार क्वेश्चन बन के आया हुआ है। प्रारंभिक साक्ष्य की प्राप्ति हुई। आगे यहां तक समझ गए हम लोग सॉरी। तो ये चीज हम लोग देख लें। अच्छा, मैंने बोला कि इस ड्यूरेशन में क्या रहा, वेपन्स में चेंजिंग आ रही है, तो सोसाइटी में चेंजिंग आएगी। क्या क्या, आप देखो तीनों फेजों के चित्र आपको भीमबेटका से भी मिले हैं। तीनों फेज के चित्र आपको भीमबेटका से मिले हैं। पूरा पाषाण काल के भी चित्र मिले हैं। यहाँ पे बेसिकली पता चलता है कि कैसे कैसे ये केव्स में रहते थे, इस बात की पेंटिंग की गई है। तो केव्स में रहते थे बेसिकली। केव्स क्योंकि किसी भी प्रकार का झोपड़ी उपड़ी का भी साक्ष्य, भाई सारा बर्फ है, तो वो पूरी तरीके से केव्स का जितना भी एग्जाम्पल है इसमें चित्रकारी का, वो सारा का सारा चित्रकारी बताता है ये पूरा पाषाण काल का। ठीक है, और इसमें जो चित्रकारी था, जो रंगों का प्रयोग किया गया, बिल्कुल हालांकि नेचुरली रंग रहेंगे। ठीक है, सिंथेटिक नील की खोज तो हमने ठीक है 19वीं शताब्दी में की। ठीक, तो भाई इस चीज का कैसे कर लेंगे, पहले ही समझो मेरी बात। ठीक है, 20वीं शताब्दी में की है, 19वीं में भी नहीं की है। अब देखना, तो चित्रकारी में लाल और हरे, भीमबेटका में, जो है भीमबेटका कहाँ पे है आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो सिंपल फैक्ट है इसलिए बोलना, कमेंट कर दो। तो लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया है चित्रकारी में। लेकिन जब इसी में आपको क्या देखने को मिलता है, यहीं इसी भीमबेटका में आपको कुछ और एग्जांपल्स, जैसे इसमें यौन संबंध के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसमें आपको इसमें
ठीक है। और समाधान के साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि कैसे कैसे समाधान हो रहा है। जन्म के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, यानी इन्होंने जो देखा उसको पेंट किया। तो अब जो देखा पेंट किया, जब इंसान खलिहर होगा, जब उसके पास टाइम निकलेगा, तब ना वो अपने आप को किसी और एक्टिविटी में, पेंटिंग वगैरह में लगाएगा, वरना वो अपनी पेट भरने की कोशिश करेगा केवल। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि मेसोलिथिक पीरियड में यानी मध्य पाषाण काल में जीवन थोड़ा सा स्थायी की तरफ निकल रहा होगा। इसके एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि झोपड़ी वगैरह के साक्ष्य, ध्यान देना, झोपड़ी वगैरह के हल्के फुल्के साक्ष्य, जैसे इलाहाबाद में एक चौपानी मांडो है, वहां से झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग मध्य पाषाण काल में लिख सकते हैं। एक लोकेशन और भी चाहो तो लिख लो आप लोग, लंगनाच। ठीक है, सॉरी, चौपानी मांडो इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पे चौपानी मांडो लोकेशन लिख लो, यहाँ पे है प्रयागराज, प्रयागराज में है। ठीक है, ये नोट दूंगा तो ये कट जाएगा ऊपर। ठीक, यहां से क्या मिले हैं, यहाँ पे झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार के थे। झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, झोपड़ी निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। और ये कैसे थे, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के, आकार का था। आगे बात सुनिए, मधुमक्खी यानी क्या है, इससे आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा थोड़ा मेसोलिथिक पीरियड को हम लोग कहते भी है संक्रमण काल। तो संक्रमण काल का मेंस में एग्जांपल लिखना, तो यही सब तो लिखो, टूल्स का। अब आवास का देखो, यानी क्या है, केप्स। केप्स किसका एग्जांपल है, आवास में केप्स एग्जांपल है पूरी तरीके से पैलोलिथिक पीरियड का। अब ये कहाँ से मूव कर रहे हैं, और धीरे धीरे अब ये झोपड़ी हट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी झोपड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन इनकी झोपड़ी आवास की मुख्य विशेषता नहीं है, रहे अभी भी ये केप्स में रहे। झोपड़ी मुख्य विशेषता कब बनेगी, नियोलिथिक पीरियड में। ठीक, इसी को संक्रमण काल कहते हैं। आगे बात सुनिए, अंत्येष्टि क्रिया के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सबका अंत्येष्टि होता होगा, लेकिन कुछ एग्जांपल हमको यहाँ पे अंत्येष्टि क्रिया के भी मिले हैं। तो अंत्येष्टि क्रिया के एग्जांपल्स क्या मिले हैं, किस टाइप से इनको रखा जाता था, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। और जब आपकी कभी भी मेंस में क्वेश्चन आए ना, तो अंत्येष्टि क्रिया के ऊपर चीजें आप लिख सकते हैं, इनको किस टाइप से रखा जाता था। ठीक है, इनको किस टाइप से रखा जाता था। तो अंत्येष्टि क्रिया के साक्ष्य में पश्चिम से पूरब, ध्यान देना, इसमें इंसान को क्या किया जाता था, पश्चिम से पूरब की तरफ रखा जाता था, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट की तरफ इसका सर रहता था, और ईस्ट की तरफ इसका क्या होता था, पैर होता था। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ये अंत्येष्टि क्रिया का इनका होता। इसके पीछे इनका क्या लॉजिक था नहीं पता, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट ये क्या करते थे, लोगों को दफनाते थे। ठीक है, ये अपने लोगों को वेस्ट टू ईस्ट दफनाते थे। आगे बात सुनिए, अंत्येष्टि क्रिया का एक तो ये चीज हालचाल देख लें, अंत्येष्टि क्रिया का एग्जांपल मिलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको कहां मिलता है, तो सराय नाहर राय में मिलता है। कहां पे, सराय नाहर राय। और सराय नाहर राय नामक ये जो लोकेशन है, ये बेलन नदी घाटी का एरिया पड़ता है। सराय नाहर राय कहाँ का एरिया पड़ता है, बेलन नदी घाटी का एरिया पड़ता है। और बेलन नदी घाटी का ये बहुत ही फेमस एरिया है सराय नाहर राय, छोटा मोटा एरिया नहीं है। यहां से केवल समाधान के साक्ष्य नहीं है, ध्यान देना, सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट वार का भी एग्जाम्पल यहीं से मिलता है। ओल्डेस्ट वार का भी एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे एक पास कई लोगों की जाने गई हैं, ठीक है, कटे पिटे। तो इससे पता चलता है कि ओल्डेस्ट वार का जो एग्जाम्पल है, प्राचीन जो युद्ध के जो साक्ष्य वो यहीं से प्राप्त होते हैं। यही नहीं, पहला ओल्डेस्ट मर्डर का भी साक्ष्य, हत्या। देखो वार का क्यों भाई, एक जगह कई सारे लोग मरे हुए, तो वार। और ओल्डेस्ट मर्डर का जो साक्ष्य मिला है, इसमें एक इंसान की माथा पाया गया है, सर पाया गया है, जिसके सर में पत्थर घुसा हुआ है। जिसके सर में क्या है, पत्थर घुसा हुआ है। तो अगर आपको समझ गया कि ओल्डेस्ट वार और ओल्डेस्ट मर्डर, इस दोनों के एग्जांपल्स कहां पाए गए, तो सराय नाहर राय से पाए गए। GS5 में आप एग्जांपल जब लिखोगे मेरे भाई, तो सराय नाहर राय के बारे में ये चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सहार नाहर राय से एक ऐसी बेसिकली समाधान के संबंध में, समाधान क्या इनके कल्चर का एग्जांपल है, और समाधान के संबंध में सबसे फेवरेट जो एग्जांपल मिलता है वो केवल और केवल सराय नाहर राय से मिलता है। सराय नाहर राय से एक और एग्जांपल मिलता है कि एक ही 100 में 4 मानव कंकाल, मतलब एक ही कब्रगाह पाई गई है, एक ही समाधि पाई गई है, जिसमें 4 मानव कंकाल दफनाए गए हैं। ठीक है,
तो 4 मानव कंकाल एक साथ, 4 मानव कंकाल पाए गए हैं यहाँ पे एक ही समाधि में, एक ही समाधि में, एक ही, आगे बात समझे, एक ही समाधि में। तो ये हो गया बेसिकली इनकी अंत्येष्टि क्रिया से संबंधित जानकारी। इसके लोग, इनके लोकेशन हम लोग देख लिए, ये सारी चीज समझ लिए, तो हम लोग, हमारा मध्य पाषाण काल भी खत्म हो गया। अब हमारा स्टार्ट होता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में टूल्स हमने क्या बताया कि भाई अब इसमें जो टूल्स है वो ऊपर है, वही जो ऊपर वाले टूल्स है वही प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि ये और भी शार्प होंगे, और भी पतले होंगे। वाड़ाग्र का सर्वाधिक प्रयोग इस ड्यूरेशन में होगा, क्योंकि जो छोटे जानवर हैं, जो स्पीड वाले जानवर हैं, खरगोश टाइप के, वो इनकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये पॉलिशदार हथियार का प्रयोग करेंगे, पॉलिशदार टूल्स का प्रयोग करेंगे। और इनके टूल्स कैसे होंगे, छोटे होंगे, छोटे हो, ठीक है, लाइक, और फेंक के जाने वाले टूल्स का प्रयोग करेंगे, यानी वाड़ाग्र का टूल्स, पत्थर का एक नुकीला सा बनाएंगे, उसमें लकड़ी डालेंगे और धनुष बाण के टाइप से खींच देंगे। ठीक, तो वाड़ाग्र टाइप के टूल्स, ताकि इनकी मारक क्षमता ज्यादा रहे। ठीक, ऐसे टूल्स का प्रयोग करेंगे। पॉलिशदार के पीछे का रीजन क्या रहेगा, छीड़ नहीं होंगे जल्दी से, और छोटे और वाड़ा के क्या रहेगा, इनकी मारक क्षमता ज्यादा रहेगी। हमने बोला आपसे कि ऊबर पशुपालन स्टार्ट हो गया, पशुपालन के साक्ष्य पाए गए, लेकिन आप देखना एग्रीकल्चर, क्योंकि क्लाइमेट और गर्म होगा तो जमीन दिखने लगेगी। तो ये किसी तरीके से देखते हैं भाई कि कुछ इन्होंने खाया और फेंक दिया, वो उग गया, तो इनको समझ में आता है हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो खेती के प्रारंभिक साक्ष्य, जैसे इन्होंने जो कृषि की विविधता आपको देखने को मिलेगी, इनकी तरह जौ, कुल्थी, मूंग, खजूर, गेहूं, कपास, ठीक है, अंगूर, तरबूज, सबका उत्पादन करते हैं। ठीक है, ध्यान देना क्या क्या आपको इस समय, जौ, ठीक है, आपको यहां पे क्या देखने का, कुल्थी, ठीक है, मूंग, खजूर, मूंग, खजूर, गेहूं, कपास, खरबूज, तरबूज। ठीक है, बेसिकली तरबूज के एग्जांपल नहीं मिले हैं, लेकिन तरबूज के मिले हैं, तरबूज। ठीक है, ये सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे कि भाई इनके द्वारा उपजाया जा रहा है। जैसे देखना, ठीक है, इस चीज को समझे, गेहूं, सॉरी, जो कपास का इनिशियल सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कपास का, क्योंकि कपास का ही संबंध क्या हो जाएगा, कपास के ही संबंध से हम लोग वस्त्र निर्माण को समझ सकते हैं। कपास के संबंध से किसको समझ सकते हैं, वस्त्र निर्माण को। तो कपास के उत्पादन, यानी इसके खेती का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से है। कहां से, मेहरगढ़ से है, समझना बात को, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में से ही क्या है, आपके जौ का भी जो साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़ से ही मिलता है, कि भाई कि जौ की भी सर्वाधिक जो, या जो प्रारंभिक कृषि हुई वो कहाँ पे, वो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ एग्रीकल्चर में काफी अग्रणी लोकेशन है, तीनों फेज का लोकेशन है। ठीक है, ध्यान देना, लेकिन एक चीज समझो, जब तक कुछ रिसेंट की खोजी नहीं हुई थी, मेहरगढ़ को हम लोग एग्रीकल्चर का सबसे ओल्डेस्ट साक्ष्य मानते थे। मेहरगढ़ को हम लोग सबसे ओल्डेस्ट साक्ष्य मानते थे। अगर हम लोग खाद्य उत्पादन में देखें, जैसे जौ का यहाँ पे उत्पादन देखने को मिलेगा, तो एक टाइम तक मेहरगढ़ क्या था, सबसे ओल्डेस्ट साक्ष्य था। यहाँ पे 6000 बीसी, 6000 बीसी के पुराने जौ के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। पहली बोई गई जो खाद्य फसल है वो जौ थी। अब बोले सर कपास की खेती तो आपने बता दिया, क्या कहीं कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो बिल्कुल कपड़े के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने बस नहीं लिखा है, कोई नहीं, आपको मैं दिखाता हूं, क्लॉथिंग के भी साक्ष्य मिले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कपास के साक्ष्य मिले, क्लॉथिंग के भी साक्ष्य मिले हैं। तेलंगाना में एक लोकेशन है, उसका नाम है उतनूरू। उतनूरू, उतनूरू, उतनूरू नामक जो ये लोकेशन है, कहाँ पे, ये तेलंगाना में है। और तेलंगाना के इस लोकेशन पे क्या है, आपको क्लॉथिंग के, कपड़े के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आगे बात समझे, तो मेहरगढ़ में जौ के आपको साक्ष्य देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जौ का साक्ष्य देखने को मिलेगा, जौ का प्रारंभिक साक्ष्य। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज समझाऊंगा, अब अगली 10 मिनट में आपकी क्लास खत्म होगी, तो इंडी पे तरफ चलना है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर जौ, कुत्ती, मूंग, खजूर, गेहूं, कपास, तरबूज सब बना ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सर संरक्षण भी तो करना पड़ेगा। तो जो उगा लिए जितना खा पे बाकी फेंक देते हैं कि भाई फिर से हो जाएगा, फिर लौट के आएंगे देख लेंगे, तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था।
यानी इन्होंने पॉट्स भी बनाए, बर्तन भी बनाए, और बर्तन को कलर भी करते हैं क्योंकि उनके पास नेचुरल रंग है, ठीक है। तो इन्होंने पॉट्स बनाए, मृदभांड जिसको हम लोग कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मृदभांडों का आविष्कार किया। पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड, इनके एग्जाम्पल्स बनते हैं। पॉलिशदार जब हथियार बनाने लगे हैं, ठीक है, तो मृदभांड की बातें छोड़ो, ये स बड़ा होगा, ठीक है। पॉलिशदार मृदभांड, धूसर मृदभांड, अब मृदभांड के आविष्कार के पीछे का दो रीजन होगा, ध्यान रखना, दो रीजन समझना। पहली चीज क्या भाई, कलेक्ट करके फूड को रखना है, गेहूं, धान, ठीक है। धान का भी आविष्कार, यहाँ पे धान क्यों छोड़ दे रहे हम लोग, धान भी छोड़ लो, लिखो धान भी लिखो यहाँ पे, ठीक। तो गेहूं इनको कलेक्ट करके रखना है। दूसरा, हमने क्या बोला कि पूरा पाषाण काल में तो केवल इनके पास आग की जानकारी थी, जो अवेयर थे, था, उनको पता है कि कुछ है, लेकिन प्रयोग इसका कहां सीखते हैं, नौ पाषाण काल में, ठीक है, सॉरी मध्य पाषाण काल में, ठीक है। इनको पता लगा कि इसको जलाएंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हिंसक जानवर नहीं आएंगे, तो जीवन काल इनका बढ़ेगा। पका के खाएंगे तो हानिकारक विषाणु, क्योंकि संरक्षण कर रहे हैं, फूड कलेक्टर है, हानिकारक विषाणु मरते ही विषाणु का अटैक हो जाएगा। तो यानी क्या है कि बेसिकली हानिकारक जीवाणु विषाणु जब मर जाएंगे तो इनकी लाइफ साइकिल, जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी। तो अब इनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगी है, हेल्दी होना स्टार्ट हो गया, बीमार कम पड़ेंगे, ठीक है। तो यानी एक काम क्या है कि अब जो गेहूं, जौ, धान सब उगा रहे हैं, उसको बनाने के लिए, मेकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए, यानी अब ये शाकाहारी बनने जा रहे हैं, इसके लिए भी मृदभांड की जरूरत पड़ी, और दूसरा संरक्षण करके रखने के लिए भी मृदभांड की जरूरत पड़ी। इसी समय पहिए का आविष्कार हो चुका है, तो अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो पहिया उसी पे संग्रहित किया हुआ सामान रख देंगे, ढोके लेते जाएंगे जहां जाएंगे। ये सारा काम हो गया। हाउसेस, इस समय आपको झोपड़ियां देखने को मिलेंगी, ये मेनली झोपड़ियों में निवास करते थे, झोपड़ियों में निवास करना स्टार्ट करते थे, प्लस ये केप्स में भी रहते थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने केप्स छोड़ ही दिया, आज झोपड़ी हमने नहीं छोड़ा है, जब हम मतलब बहुमंजिला इमारतों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया है, कंक्रीट भवन होगा, तो आज झोपड़ियों के एग्जाम्पल मिल जाते हैं। खपड़ेल आज भी आपको गांव में देखने को मिल जाएगा। तो सोचो ना, ये संक्रमणकालीन दौर का क्या होता है, तो कोई चीज एकदम छूट नहीं जाती है। झोपड़ी इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन क्योंकि भाई अब ये खेती कर रहे हैं, तो पर्वत पहाड़ थोड़ी लाके खेती के पास रख देंगे, क्योंकि खेती वही करेंगे जहां रिवर्स होगी, और रिवर्स जहां होगी वहां पे कोई जरूरत थोड़ी ना पहाड़ हो, ठीक है। तो झोपड़ी और कैप्स में रहेंगे। हाउसेस के इनके ये एग्जाम्पल हो गए कि भाई हाउसेस की एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अच्छा, ये होम्स भी यहीं पे लिखा गया, तो इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग साइट्स के बारे में करेंगे, भाई नौ पाषाणकालीन साइट्स कौन से हैं, नौ पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं, ठीक है। तो बेलन नदी घाटी क्या है, बेलन नदी घाटी तो भाई अपने आप में एग्जाम्पल है आपके नौ पाषाणकालीन स्थल का, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कई सारे लोकेशन क्या है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे अच्छा लोकेशन एग्रीकल्चर का जो है, ठीक है। आप मुझे बताना कि संत कबीर नगर का एक लोकेशन है, क्या इस लोकेशन का नाम लहुरा देव है, जनना, क्या उस लोकेशन का नाम लहुरा देव है। लहुरा देव से क्या होता है, लहुरा देव, ये बहुत सारे लोग डाउट्स में नहीं डालेंगे आप लोग को, तो ध्यान देना। यहाँ पे लिखो 3 लोकेशन, मेहरगढ़ तो भी हमने पढ़ाई, तो मेहरगढ़ भी, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है आपका, ठीक है। कोल्डियावा, मेन आपकी जो साइड से लिख देते हैं, कोल्डियावा, कोल्डियावा वहां से लहुरा, लहुरा देव, यहाँ से आपको एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिलता है ना। लहुरा देव क्या पे है, तो संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ठीक है, यूपी, ठीक, संत कबीर नगर यूपी। अब बताओ कोल्डियावा भी कहाँ पे है, कोल्डियावा भी बेलन नदी घाटी में, आपका प्रयागराज, प्रयागराज, मेहरगढ़ तो मैंने बोल दी थी आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान। तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया भाई, जौ के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ तो हमने चर्चा पूरा डिटेल कर ही लिया है। कोल्डियावा से आपको ध्यान में रखना, ध्यान देना, 6000 साल पहले जब जौ के साक्ष्य वहां पे मिले थे, तो हमने कहा कि ओल्डेस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर का। लेकिन कोल्डियावा से ध्यान देना, कोल्डियावा से आपको बेसिकली चावल का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है, और 5000 साल, 5000 BC का यहाँ से चावल का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, चावल का प्रारंभिक साक्ष्य मिला, चावल का प्रारंभिक साक्ष्य मिला। अब जब हमने चावल का प्रारंभिक साक्ष्य पाया, यहां से लगभग ये कितना था, 5000 BC पुराना ये साक्ष्य था। तो चावल का प्रारंभिक साक्ष्य पूछे तो आपके कोल्डियावा से मिला है। इसके बाद से नवीनतम जो खोज हुआ, ठीक है, ये लंबे समय तक मेहरगढ़ चलता रहा। अभी कुछ सालों पहले क्या हुआ, लहुरा देव से धान की भूसी की प्राप्ति की गई। किस चीज की प्राप्ति की गई, धान की भूसी की प्राप्ति की गई।
अब जब यहां से धान की भूंसी की प्राप्ति की गई तो पता क्या चला कि ये तो जब स्टडी किया गया तो 9000 BC 9000 साल पहले की है। तो यानी आप पुराने जो क्वेश्चन आओगे जब तक नवीनतम खोज नहीं हुआ होगा बुक्स में ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर का साक्ष्य कहां देखने को मिलेगा? मेहरगढ़। लेकिन अगर मेहरगढ़ के साथ ऑप्शन में लहुरा देव है तो आप लोग अब ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर के साक्ष्य में क्या मारेंगे? लहुरा देव। और ये दोनों जो मेन एग्जांपल्स है चावल और धान वाला, ये कहां पे? यूपी में है। तो अगर मेंस में भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली टैकल कर लेंगे। ठीक है, बहुत चीजें पैरेलल हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत आराम आराम से। अच्छा, हाउसेज में ऐसा नहीं कि ये केवल झोपड़ी बना के रखते थे, ये गर्तावास भी बनाए थे। ठीक है, गर्त आवास भी ये बना के रखते थे। गर्त आवास मतलब जमीन के अंदर ये रहते थे। गर्त आवास भी के भी प्रमाण मिले हैं, जैसे बुर्ज होम और गुफ करार, इन दो जगहों से। ये दोनों कश्मीर के लोकेशन है। यहाँ पे लिख दो बुर्ज होम और गुफ करार, गुफ करार, इन दोनों ही लोकेशन से आप ध्यान देना हमको गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त, गर्तावास के साक्ष्य। सराय नहार राय से भी गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त होता है, ऐसी बात नहीं है। तो लिखना होगा तो आप एविडेंसेस में एक बार पॉइंट इस चीज को मेंस में और भी लिख सकते हैं। बुर्ज होम, और ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों है आपके J&K जम्मू कश्मीर, बुर्ज होम और ये। ठीक है, बुर्ज होम से आपको क्या है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। मानव के साथ, मानव प्लस कुत्ता, यहाँ पे क्या है? साथ साथ दफनाए हैं, दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। मीन्स क्या है? कुत्ता इनका क्या है? पालतू जानवर हो गया होगा, अति प्रेमी जानवर हो गया होगा। तो ये चीज हमने समझ में रख लिया। ठीक है, नागार्जुन जो नागार्जुनी कोंडा है वहां से भी साउथ इंडिया में नागार्जुनी कोंडा से आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसकी तो एंशिएंट पीरियड के साक्ष्य आपको मतलब नवपाषाणकालिक पीरियड के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके बाद से आप बस इतना मेनली आपको तैयार करना है अब। ठीक है, स्टोन एज आपका पूरी तरीके से तैयार हो गया। इसके बाद स्टोन एज का चाहे फैक्चुअली क्वेश्चन आए या कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आए, आपके हाथ के बाहर नहीं जाएगा, निश्चिंत रहिए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो हमारा रहेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, इसको हम लोग कल देखेंगे। तो भाई आज की क्लास समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में क्या कुछ नए कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है, फैक्ट समझ में आया नहीं है। ठीक है, क्लास प्री और मेंस दोनों में काम आने वाली थी। तो अपने एक्सपीरियंस जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2, जिसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन। हमको आए थे अंग्रेज सिविलाइजेशन का पार्ट पढ़ाने, लेकिन जब हमारी सभ्यता का खोज करेंगे तो उनको लगता है कि इनसे तो हमको सीखना है। हम झूठ में कहते हैं ये बर्बर और असभ्य है, ये तो सबसे ज्यादा सभ्य है। सबसे पहले सिविलाइजेशन इनके यहाँ आया था। तो वो सिविलाइजेशन जो अंग्रेजों के उत्कृष्ट सभ्यता का, उत्कृष्ट होने का जो मोह था वो भंग कर देती है, जो प्रमाण था वो भंग कर देती है, उस सिविलाइजेशन का नाम है हड़प्पा, जिसके बारे में देखेंगे हम लोग कल। जय हिंद, जय भारत।